आज और कल की खबरें आई थी, वहाँ पूर्वी सीमा प्रांत में वालोंग एक जगह है, उसको हमारी फौज को छोड़ना पड़ा। सीला एक पास है, पहाड़ है बोमडीला के ऊपर, तवांग और बोमडीला के बीच में, और बोमडीला भी हमारे हाथ से निकल गया। 1962 में चीन से हार के बाद भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का संबोधन। लेकिन 5 वर्ष बीतते बीतते भारत चीन सीमा पर हालात इस हद तक पलट गए थे कि भारतीय सैनिक चीनियों को न सिर्फ कड़ी टक्कर दे रहे थे बल्कि उन पर भारी भी पड़ रहे थे। लेकिन दोनों देशों के कूटनीतिक संबंधों में तनाव में कोई कमी नहीं आई थी, बल्कि दोनों देश एक दूसरे पर हावी होने का कोई मौका नहीं चूक रहे थे। इंडियन एक्सप्रेस अखबार के सह संपादक सुशांत सिंह बताते हैं, 1962 के बाद भारत और चीन ने अपने अपने जो एम्बेसडर होते हैं उनको वापस बुला लिया था एक दूसरे के देशों से, पर एक छोटे छोटे मिशन दोनों जगह पर उस वक्त भी चालू थे। भारतीय मिशन जो पिकिंग में था वहाँ पर किसी पर एस्पिनाज का आरोप लगाया गया, बोला गया कि भाई ये जासूसी कर रहे हैं चीन के खिलाफ, और उनको गिरफ्तार करने की कोशिश की गई और उसके बाद उनको एक्सपेल किया गया। और उसी वक्त पूरे भारतीय दूतावास को चीनी पुलिस ने, चीनी सैनिकों ने घेर लिया और किसी व्यक्ति को वहां नहीं जाने दिया। उसके बदले में भारत ने भी दिल्ली में चीनी दूतावास को उसी तरह से घेर लिया। ये कार्रवाई करीब जून जुलाई में चालू हुई और 3 अगस्त को जाके दोनों साइड से बात हुई कि भाई अपनी अपना आप ये घेराबंदी तोड़ दें, और 3 अगस्त को वो घेराबंदी खत्म हो गई। ये बात है 1967 की। लेकिन इससे पहले 1965 में जब भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ाई शुरू हुई तो अय्यूब खां चीन की मदद लेने के लिए गुप्त रूप से चीन पहुंचे और उन्होंने चीन से अनुरोध किया कि पाकिस्तान पर दबाव हटाने के लिए भारत पर सैनिक दबाव बनाया जाए। लीडरशिप इन इंडियन आर्मी के लेखक मेजर जनरल वी.के. सिंह बताते हैं, इत्तेफाक से मैं उस समय वहीं पोस्टेड था, सिक्किम में ही, सिग्नल रेजिमेंट में। इसके पहले क्या हुआ, 1965 में पाकिस्तान को एक तरह से मदद करने के लिए चाइना ने अल्टीमेटम दे दिया कि नथुला जो है आप वकेट करिए, खाली करिए, और बगल में जलेपला भी एक पास है उसको भी खाली करिए, क्योंकि जो मेन डिफेंसेस थे उस टाइम छंगू में थे। हमारे कोर हेडक्वार्टर में से इनको बोला गया आप खाली कर दीजिए। जनरल बेवूर जियो सिंह थे तब। तो जनरल सगत ने बोला भाई इसको खाली करना बहुत बेवकूफ़ी होगी, ये वाटरशेड पे है, जो मैकमोहन लाइन जिसको इंडिया क्लेम करती है हमारा बॉर्डर है, ये नथुला उसके ऊपर है, वहाँ पे जो भी रहता है उसको चाइनीज टेरिटरी में ऑब्जर्वेशन है, फायर है, उसको डोमिनेट कर सकता है। हम उनको दे देंगे तो हम उनको डोमिनेट करने के बजाय वो हमारे ऊपर डोमिनेट करेंगे, हमारे ऊपर फायर डाल सकेंगे वगैरह वगैरह। फिर उन्होंने बोला भाई आपके जो लिखित आदेश हैं ऑफ इंस्ट्रक्शन उसमें ये है कि नथुला को खाली करना, हालांकि ऑब्जर्वेशन पोस्ट मानी जाती थी, ये डिविजनल कमांडर का डिस्क्रिप्शन है, तो मैं नहीं करूँगा, आपके ऑर्डर्स हैं, ये मैं डिसाइड करूंगा कि कब खाली करना है। ही रिफ्यूज्ड, जलेपला खाली कर दिया, चाइनीज ने ऑक्यूपाइड कर दिया। उनकी वजह से नथुला अभी भी हमारे पास है। उसके बाद चाइनीज फायरिंग मारिंग शुरू करते हमारी तरफ से भी हुई, तो काफ़ी गर्मा गर्मी हुई थी। चाइनीज बहुत इससे अनहैप्पी थे, बहुत प्रेशराइज कर देते इंडियंस को इस इंसिडेंट की वजह से। और फिर उन्होंने एम्बुश कर दिया एक बार, एक 17 असम राइफल की बटालियन थी नॉर्थ सिक्किम में, एम्बुश कर दिया और 2 सिपाही मार दिए, और वो हमारी टेरिटरी में हुआ था। और उन्होंने बोला नहीं ये तो हमारे यहाँ इंट्रूड करके आ गए थे इसलिए हमने मार दिया। तो जनरल सगत को बहुत गुस्सा आया, मैं इसका बदला लूंगा कभी न कभी। उन्हीं दिनों चीन ने शिकायत की कि भारतीय सैनिक उनकी भेड़ों के समूह को अपने क्षेत्र में हाँक कर ले गए हैं। उस समय विपक्ष की एक पार्टी भारतीय जनसंघ ने इसका अजीबोगरीब ढंग से विरोध किया। 43 वर्षीय सांसद अटल बिहारी वाजपेयी, जो बाद में भारत के प्रधानमंत्री बने, चीन के शांतिपथ स्थित दूतावास में भेड़ों के एक झुंड को लेकर घुस गए। 1967 में ही भारत चीन सीमा पर भारतीय सैनिकों द्वारा तार की बाड़ लगाने का चीनी सैनिकों ने जोरदार विरोध किया। उस समय कैप्टन के रूप में नाथुला में तैनात और बाद में मेजर जनरल बनकर रिटायर हुए शेरू थपलियाल इंडियन डिफेंस रिव्यू के 14 सितंबर 2014 के अंक में लिखते हैं, नाथुला में दोनों सेनाओं का दिन कथित सीमा पर गश्त के साथ शुरू होता था और इस दौरान दोनों तरफ के फौजियों के बीच कुछ न कुछ तू में शुरू हो जाती थी। चीन की तरफ से सिर्फ इनका राजनीतिक कमिसार ही टूटी फूटी अंग्रेजी बोल सकता था। उसकी पहचान थी कि उसकी टोपी पर एक लाल कपड़ा लगा रहता था।
दोनों तरफ के सैनिक एक दूसरे से मात्र 1 मीटर की दूरी पर खड़े रहते थे। वहां पर एक नेहरू स्टोन हुआ करता था। ये वही जगह थी जहां से होकर जवाहरलाल नेहरू 1958 में ट्रैक करते हुए भूटान में दाखिल हुए थे। थोड़े दिनों बाद भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच हो रही कहासुनी धक्का मुक्की में बदल गई और 6 सितंबर 1967 को भारतीय सैनिकों ने चीन के राजनीतिक कमिसार को धक्का देकर गिरा दिया, जिससे उसका चश्मा टूट गया। इलाके में तनाव कम करने के लिए भारतीय सैनिक अधिकारियों ने तय किया कि वो नाथुला से सेबुला तक सीमा को डिमार्केट करने के लिए तार की एक बाड़ लगाएंगे। मेजर जनरल रणधीर सिंह, जिन्होंने जनरल सगत सिंह की जीवनी लिखी है ए टैलेंट फॉर वॉर, बताते हैं। जैसे ही ये शुरू करा, चाइनीज ने ऑब्जेक्ट करा। पहले दिन तो कोई खास ऐसा कुछ हुआ नहीं, मौसम भी थोड़ा खराब हो गया, फेंसिंग थोड़ी कम लगी, खाली टेस्ट कर रहे थे हम लोग। अगले दिन जनरल साहब खुद आए और उन्होंने बोला कि चलो अब ले करना शुरू करो और फेंसिंग शुरू हो जाए। फेंसिंग तो शुरू करने लगे तो चाइनीज फिर आकर हल्ला करा उन्होंने कि आप ये फेंसिंग नहीं लगा सकते। हमारे जवान लगाते रहे और उन दिनों में आपको मालूम होना चाहिए कि बेनेट टू बेनेट कन्फ्रंटेशन हो रहा था। तो ये नाथुला इंसिडेंट के पहले की बात है। ये प्रेपरेशन में ये सब हो रहा था कि चाइनीज ऑब्जेक्ट कर रहे थे और हम लोग सामान ले जा रहे थे, वाटरशेड के ऊपर हरकत शुरू हो गई थी हमारी, तो उसके लिए ये सब हो रहा था। और जो कमांडिंग ऑफिसर थे वो कर्नल राय सिंह थे, 5 ग्रेनेडियर्स के। उनको तो हुक्म मिल गया था, उन्होंने डिसाइड करा चाहे कुछ भी हो मैं तो फेंस ले करूंगा। जब चाइनीज ने ऑब्जेक्शन हमारे लोगों ने सुनी नहीं, तो चाइनीज ने अपने ट्रेंचेस में घुस गए और ऑटोमेटिक हथियार फायर करने लगे, जिससे हमारे बहुत ही ज्यादा कैजुअल्टीज हुई। क्योंकि हमारे सब सैनिक जो थे बाहर थे। उस दौरान क्या हुआ कि 2 ऑफिसर जो थे, एक राजपूत का और एक ग्रेनेडियर्स का, इन दोनों ने बेबस होके जितने भी आदमी थे इकट्ठे करे और उनके ऊपर धावा बोला। धावे के दौरान वो सब मारे गए, पर उस टाइम पर चाइनीज ने फायरिंग बंद कर और हालात वैसे के वैसे ही रह गए। पर हमारा ऑक्यूपेशन जो था वाटरशेड के ऊपर फिर वो कायम रह गया। हाँ, पर याद रखें कि जनरल सगत सिंह जी ने उस दौरान जब देखा कि ये हालत हो रही है तो उन्होंने आर्टिलरी फायरिंग की हुक्म दे दी। आर्टिलरी फायरिंग खाली प्राइम मिनिस्टर ऑर्डर कर सकते थे उन दिनों में, चीफ के ऊपर भी एक वो नहीं था। पर जब कोई और ऊपर से कोई हुक्म आया नहीं तो क्योंकि इमरजेंसी थी तो उनके ऑर्डर्स के ऊपर आर्टिलरी फायर शुरू हो गया और चाइनीज को बहुत ही नुकसान हुआ यातुंग वैली में। पर हमारी भी कैजुअल्टीज हुई, उनकी भी हुई। उस समय सिक्किम में ये एक्शन देख रहे मेजर जनरल वीके सिंह इस लड़ाई का और विस्तृत वर्णन करते हैं। उसके बाद तो साहब फुल स्केल लड़ाई हो गई जो 3 दिन तक चली। गोलीबारी होती रही तो जनरल सगत ने फिर क्या किया कि ऐसा नहीं चलेगा, मीडियम आर्टिलरी रिक्विजिशन की, नीचे से आई ऊपर मीडियम गन्स, और उससे फिर उन्होंने फायरिंग शुरू की। अच्छा, क्योंकि हमने पहले ही ऑब्जर्वेशन पोस्ट ऑक्यूपाई कर रखी थी जहां से कि चाइना का काफ़ी एरिया नज़र आता था। जो मीडियम गन्स की फायरिंग थी उससे चाइनीज़ कैजुअल्टी बहुत हुई। जबकि उनके गोले जो हमारे यहाँ गिरते थे वो एट रैंडम फायर करते थे, उनको दिखाई नहीं पड़ रहा था कि कहाँ मार रहे हैं। हमारी जो ओपी थी ऑब्जर्वेशन पोस्ट नथुला के साउथ में और नॉर्थ में, उन्होंने बहुत अच्छा फायर गिराया। उसके बाद फिर जब सीज फायर हुआ तो चाइनीज़ ने कहा कि भाई आप लोगों ने अटैक किया है, और एक तरह से उनकी बात सही थी। हमारी सारी बॉडीज़ चाइना में पाई गई क्योंकि हमने हमला किया था। चाइनीज़ तो हमारी तरफ कोई आया नहीं था। उन्होंने बोला आपके पास हमारी एक भी बॉडी है? तो नहीं है। तो फिर किसने हमला किया? आपने किया। इस बात पे काफ़ी मीडिया कवरेज हुई, वो हुआ कि भाई इंडिया ने अटैक कर दिया है, तो लोग बहुत नाखुश हुए सुपीरियर्स जो थे कि भाई आपने ये खाम की लड़ाई कर दी, और कोई हमारी 200 कैजुअल्टीज हो गई हैं। करीब 65 लोग तो मारे गए, जान गए, 145 के करीब इंजर्ड थे। चाइना की करीब 300 कैजुअल्टीज हुई थी। भारतीय सेना के इस करारे जवाब को सेना के उच्च अधिकारियों ने पसंद नहीं किया और लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह का वहां से तबादला कर दिया गया। लेकिन इस झड़प ने भारतीय सैनिकों को बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक फायदा पहुंचाया। एक खास बात नोट करने की है कि 62 वॉर के बाद पूरी इंडियन आर्मी में जो एक तरह से चाइनीज़ की दहशत हो गई थी कि ये चाइनीज़ तो सुपरमैन है, हम इनके मुकाबले कुछ नहीं कर सकते, वो जो थी वो टूट गई। हिंदुस्तान का जवान था, उसको पता लग गया कि हम भी चाइनीज़ को मार सकते हैं, और मारा। तभी तो कहते हैं ये पहली बार था कि वी गेव द चाइनीज़ अ ब्लडी नोज।
भारत के कड़े प्रतिरोध का इतना असर हुआ कि चीन ने भारत को यहां तक धमकी दे दी कि वो उसके खिलाफ अपनी वायुसेना का प्रयोग करेगा, लेकिन इसका भारत पर कोई असर नहीं हुआ। इतना ही नहीं, 15 दिन बाद 1 अक्टूबर 1967 को सिक्किम में ही एक और जगह चोला में भारत और चीन के सैनिकों के बीच एक और भिड़ंत हुई। इसमें भारतीय सैनिकों ने चीन का जबरदस्त मुकाबला किया और चीन के सैनिकों को 3 किलोमीटर अंदर काम बैरक्स तक धकेल दिया। दिलचस्प बात यह थी कि 15 सितंबर 1967 को जब लड़ाई रुकी तो मारे गए भारतीय सैनिकों के शवों को रिसीव करने के लिए उस समय ईस्टर्न कमांड के प्रमुख सैम मानेकशॉ, जनरल जग्गी अरोड़ा और जनरल सगत सिंह तीनों मौजूद थे। 4 साल बाद 1971 में पाकिस्तान के खिलाफ होने वाली लड़ाई में ये तीनों जबरदस्त भूमिका निभाने वाले थे। पूरे 1962 की लड़ाई में चीन के कुछ 740 या कुछ सैनिक हताहत हुए थे, मारे गए थे। और अगर हम ये माने कि इंदो नाथुला और चोला में अगर 300 से ऊपर चीन के सैनिक मारे गए थे, तो तकरीबन आधे जितने के 2 महीने की उस लड़ाई में जो कि लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक चली में अगर उतने सैनिक मारे गए और उसके आधे सैनिक अगर 3-4 दिन के अंदर मारे गए, तो ये तो मानना पड़ेगा कि भारत ने काफ़ी अच्छा जवाब दिया। पूरी तरह से तो बदला नहीं और साइकोलॉजिकल रिमूवल नहीं हुआ, पर हाँ काफ़ी हद तक 1962 का जो खौफ था वो काफ़ी हद तक निकल गया कि चीनी ऐसे नहीं है कि साहब वो 20 फीट लंबे या 40 फीट लंबे सैनिक हैं, वो भी हमारी तरह हैं और वो भी पिट सकते हैं और हार सकते हैं। रेहान फजल, BBC, दिल्ली।